हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पशु परिचर, राजस्थान पशु परिचर के अंतर्गत पार्ट बी के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, जबकि भेड़ पालन में राजस्थान का चौथा स्थान है। भेड़ पालन में राजस्थान का चौथा स्थान है एवं ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। भारत में 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार अंडा उत्पादन कितना है? तो भारत में 2022-23 के अनुसार अंडा उत्पादन 138.38 MT है। राजस्थान में वर्ष 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? तो राजस्थान में वर्ष 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 1138 मिली प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है, अर्थात एक व्यक्ति रोजाना 1138 मिली दूध पीता है। राजस्थान में वर्ष 2022-23 के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2022-23 के दौरान अनुमानित अंडा उत्पादन कितना हुआ है? तो 27,600 लाख टन। राजस्थान में वर्ष 2022-23 के दौरान अनुमानित अंडा उत्पादन कितना हुआ है? 27,606। सुअर में क्रीप फीडिंग किस दौरान की जाती है? तो सुअर में क्रीप फीडिंग किस दौरान की जाती है? तो सुअर में क्रीप फीडिंग है ये दूध छुड़ाने से पहले की अवधि। तो सुअर में क्रीप फीडिंग किस दौरान की जाती है? दूध छुड़ाने से पहले की जाती है। कॉब विधि का संबंध है? तो कॉब विधि का संबंध है खीस अर्थात कोलेस्ट्रम से संबंधित है। कॉब विधि का संबंध खीस यानी कोलेस्ट्रम विधि से संबंधित है। स्प्रेटा दूध के दही में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो स्प्रेटा दूध होता है, स्प्रेटा दूध 3 प्रकार का होता है। जैसे स्प्रेटा दूध होता है, दूध कई प्रकार का होता है। स्प्रेटा दूध होता है, टोंड दूध होता है, साधारण दूध होता है। तो स्प्रेटा दूध के दही में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? 3.4 से 3.6%। स्प्रेटा दूध के दही में, तो स्प्रेटा दूध से बने हुए दही में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो स्प्रेटा दूध से बने हुए दही में 3.4 से 3.6% प्रोटीन होता है। तो एक बार हम फिर से जल्दी देखते हैं। ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार अंडा उत्पादन कितना हुआ है? 138.38 MT। राजस्थान में वर्ष 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? 1138 मिली प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। राजस्थान में वर्ष 2022-23 के दौरान अनुमानित अंडा उत्पादन कितना हुआ है? 27,606। सुअर में क्रीप फीडिंग किस दौरान की जाती है? दूध छुड़ाने से पहले। कॉब विधि का संबंध है खीस कोलेस्ट्रम से। स्प्रेटा दूध के दही में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है? 3.4 से 3.6%। संपूर्ण दूध के दही में कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ की मात्रा होती है? तो जो पूरा का पूरा मान लीजिए 1 बाल्टी दूध ले लिया और उस 1 बाल्टी दूध से बने दही में कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ की मात्रा होती है? तो 0.5 से 0.6%। तो संपूर्ण दूध के दही में कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ की मात्रा होती है? तो खनिज पदार्थ होता है 0.5 से 0.6%। स्प्रेटा दूध में कितना प्रतिशत खनिज की मात्रा होती है? तो स्प्रेटा दूध में हमने प्रोटीन देखा 3.4 से 3.6 और खनिज की मात्रा होती है 0.7 से 0.8। तो स्प्रेटा दूध में प्रोटीन की तो मात्रा होती है 3.4 से 3.6% और स्प्रेटा दूध में जो खनिज की मात्रा होती है 0.7 से 0.8।
पनीर में शोषक पदार्थ के आधार पर न्यूनतम वसा कितनी होती है? तो पनीर में शोषक पदार्थ के आधार पर न्यूनतम वसा, तो पनीर में 50% वसा होती है। प्लास्टिक क्रीम में कितने प्रतिशत वसा होती है? तो प्लास्टिक क्रीम में, देखिए साधारण क्रीम की बात की जाए तो वसा होती है 50%, और प्लास्टिक क्रीम की बात की जाए तो वसा होती पनीर में शोषक पदार्थ के आधार पर न्यूनतम वसा होती है 50%, और प्लास्टिक क्रीम में कितने प्रतिशत वसा होती है? 65 से 85%। यदि दूध में करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग 25 है तो विशिष्ट घनत्व कितना होगा? तो विशिष्ट घनत्व कितना होगा? यदि दूध में करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग 25 है तो विशिष्ट घनत्व कितना होगा? 1.025। यदि दूध में करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग 35 है तो विशिष्ट घनत्व कितना होगा? 1.035। यदि दूध में करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग 45 है तो विशिष्ट घनत्व कितना होगा? 1.045। तो आप सीख गए होंगे कि किस तरह घनत्व देखना है। मशीन मिल्किंग का हृदय किसे कहा जाता है? पल्सेटर को। मशीन मिल्किंग का हृदय किसे कहा जाता है? पल्सेटर को। दूध निकालने के बाद पशु के थनों को किस रसायन के घोल में डुबोया जाता है? दूध निकालने के बाद पशु के थनों को किस रसायन घोल से धोया जाता है? तो आयोडीन। वह स्थान जहाँ पशुओं को चराया जाता है पास्चर कहलाता है। वह स्थान मतलब एक प्रकार से कह लो जंगल, एक प्रकार से जंगल, और या मान लीजिए बीड़ मान लीजिए, बीड़ भी एक प्रकार का जंगल ही है। तो बीड़ में पशुओं को चराया जाता है तो उस स्थान को क्या कहते हैं? पास्चर कहते हैं, जहाँ पशुओं को चराया जाता है, या कह सकते हैं चारागाह। वर्तमान में किस योजना के तहत किसानों से नेपियर घास को लगवाया जा रहा है? तो वर्तमान में किस योजना के तहत किसानों से नेपियर घास को लगवाया जा रहा है? तो कृषक साथी योजना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कृषक साथी योजना के तहत किस घास को लगवाया जा रहा है? तो कृषक साथी योजना के तहत नेपियर घास को लगवाया जा रहा है। और कृषक साथी योजना के अंतर्गत 10,000 की आर्थिक सहायता मिलती है। सेल्यूलेज, हेमी सेल्यूलेज एवं लिग्निन है तो ये क्रूड फाइबर के प्रकार हैं, CF के प्रकार हैं। तो सेल्यूलेज, हेमी सेल्यूलोज एवं लिग्निन है क्रूड फाइबर के प्रकार हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, निम्न में से क्रूड फाइबर का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है सेल्यूलेज, ऑप्शन हेमी सेल्यूलेज, ऑप्शन सी लिग्निन, ऑप्शन डी कुछ और दे देगा, है ना। तो हवा की अनुपस्थिति में किसी भी हरित पौधे के द्वारा किण्वन द्वारा बने उत्पाद को कहते हैं साइलेज। देखिए साइलेज है वो हवा की अनुपस्थिति में बनता है, याद रखिए साइलेज है वो हवा की अनुपस्थिति में बनता है। अगर हवा होगी तो बताइए साइलेज तो वो चारा तो सूख जाएगा, इसलिए हवा की अनुपस्थिति शब्द ही आपके लिए काफ़ी है और यह है साइलेज। साइलेज में किण्वन की प्रक्रिया, साइलेज में किण्वन की प्रक्रिया किस जीवाणु द्वारा की जाती है? तो क्लोस्ट्रीडियम। साइलेज में किण्वन की प्रक्रिया यानी साइलेज बनाने की प्रक्रिया में किस जीवाणु का प्रयोग होता है? क्लोस्ट्रीडियम। भेड़ को प्रजनन के 3 से 4 सप्ताह पूर्व उसे एक विशेष प्रकार का राशन देते हैं जिसे कहते हैं फलसिंग। वेरी इंपॉर्टेंट कि भेड़ को प्रजनन के 3 से 4 सप्ताह पूर्व उसे एक विशेष प्रकार का राशन देते हैं जिसे कहते हैं फलसिंग। भेड़ को प्रजनन के 3 से 4 सप्ताह पूर्व उसे एक विशेष प्रकार का राशन देते हैं जिसे कहते हैं फलसिंग। साइलेज में किण्वन की प्रक्रिया किस जीवाणु द्वारा की जाती है?
तो क्लोस्ट्रीडियम साइलेज में किण्वन की प्रक्रिया क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु द्वारा की जाती है। हवा की अनुपस्थिति में किसी भी हरित पौधे के द्वारा किण्वन द्वारा बने उत्पाद को कहते हैं साइलेज। हवा की अनुपस्थिति में किसी भी हरित पौधे के द्वारा किण्वन द्वारा बने उत्पाद को कहते हैं साइलेज। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एवं लिग्निन है क्रूड फाइबर के प्रकार। वर्तमान में किस योजना के तहत नेपियर घास लगवाई जा रही है? कृषक साथी योजना, आर्थिक सहायता 10,000। वह स्थान जहाँ पशुओं को चराया जाता है वह स्थान कहलाता है पास्चर। अगला क्वेश्चन, गेहूं के भूसे को उपचारित करने के लिए कितना प्रतिशत यूरिया काम में लेते हैं? तो 4%। और आपसे पूछा जाए कि साइलेज को उपचारित करने के लिए कितना प्रतिशत यूरिया काम में लेते हैं? तो 1%। साइलेज को उपचारित करना है तो 1% यूरिया, गेहूं के भूसे को उपचारित करना है तो 4% यूरिया। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गेहूं के भूसे को उपचारित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? यूरिया का। चारे में क्रूड फाइबर एवं टीडीएन की मात्रा कितनी होती है? क्रूड फाइबर और टीडीएन की मात्रा, टीडीएन का मतलब टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स। तो चारे में देखिए क्रूड फाइबर होता है 18% से अधिक और टीडीएन की मात्रा होती है 60% से कम, जबकि दाने में क्रूड फाइबर की मात्रा होती है 18% से कम और टीडीएन की मात्रा होती है दाने में 18% से अधिक। क्रूड प्रोटीन की गणना हेतु खाद्य पदार्थों की नाइट्रोजन को निम्नलिखित मानक से गुणा करते हैं। तो देखिए क्रूड फाइबर की गणना करनी है तो क्रूड प्रोटीन की गणना करनी है और क्रूड प्रोटीन की गणना हेतु खाद्य पदार्थों के नाइट्रोजन को निम्नलिखित मानक से गुणा करते हैं तो 6.25। वे खाद्य पूरक जिनमें अवांछित सूक्ष्म जीवों की अपेक्षा वांछित सूक्ष्म जीवों की अधिकता होती है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें अवांछित सूक्ष्म जीवों की अपेक्षा वांछित सूक्ष्म जीवों की अधिकता होती है कहलाती है प्रोबायोटिक। ऐसे खाद्य पूरक क्या कहलाते हैं? प्रोबायोटिक। जिनमें अवांछित सूक्ष्म जीवों की अपेक्षा वांछित सूक्ष्म जीव, ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें वांछित सूक्ष्म जीवों की अधिकता ज़्यादा होती है उन्हें कहते हैं प्रोबायोटिक। प्रजनन अक्षमता बढ़ाने हेतु दिया गया पोषण क्या कहलाता है? फलसिंग। पीछे भी हमने देखा, वो भी प्रजनन से संबंधित था कि 3 से 4 सप्ताह पूरा दिया गया राशन क्या कहलाता है? फलसिंग। तो प्रजनन अक्षमता बढ़ाने के लिए दिया जाता है वो। तो प्रजनन अक्षमता बढ़ाने हेतु दिया गया पोषण क्या कहलाता है? फलसिंग। सामान्य भूसे में डीसीपी एवं टीडीएन कितना होता है? डीसीपी यानी डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन एवं टीडीएन टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स कितना होता है? तो सामान्य भूसे में होता है डीसीपी 0%, यानी भूसे में जो डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन होता है वो 0% होता है। यानी क्रूड प्रोटीन कैसा क्रूड प्रोटीन? पाच्य क्रूड प्रोटीन, और पाच्य क्रूड प्रोटीन है वो भूसे में 0% ही होता है क्योंकि इसीलिए नमी चाहिए होती है। और टीडीएन कितना होता है? तो टीडीएन होता है 40%। दाने में सीएफ एवं टीडीएन कितना होता है हम देख ही चुके हैं। दाने में सीएफ 18% से कम और टीडीएन 18% से अधिक। वहीं चारे की बात करें तो
चारा में CF होता है 18% से अधिक और 60% से TDN कम। चारे में CF और TDN हम देख ही चुके हैं, 18% से अधिक। चारे में CF है क्रूड फाइबर 18% से अधिक और TDN 60% से कम। तो चारे में CF अधिक होता है, दाने में CF कम होता है। दाने में CF कम होता है, चारे में CF अधिक होता है। CF अधिक है तो TDN कम होगा, TDN अधिक है तो CF कम होगा। ऐसे करना है। जई घास की विषाक्तता किस कारण होती है, यानी जई घास विषैली किस कारण होती है, तो नाइट्रेट के कारण होती है। विषाक्तता यानी विष जैसी होती है जई घास, ये किस कारण होती है, नाइट्रेट। अर्थात जई घास ज़्यादा खिला दे तो पशु में बीमारी हो सकती है, आप आ सकता है। फ्लैग इंडेक्स विधि किसकी गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है, साइलेज के लिए। तो फ्लैग इंडेक्स विधि किस में काम में लेते हैं, तो फ्लैग इंडेक्स विधि साइलेज की गुणवत्ता मापने के लिए काम लेते हैं। फ्लैग इंडेक्स विधि किसकी गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाती है, साइलेज के लिए। साइलेज में कौन कौन से अम्ल होते हैं, साइलेज में लैक्टिक एसिड होता है और ब्यूटाइट एसिड होता है। साइलेज में कौन कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है, ब्यूटाइट एसिड होता है। टोल्यूनी आसवन विधि का उपयोग शुष्क पदार्थ का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, साइलेज। यानी साइलेज में शुष्कता का पता लगाने के लिए। देखिए साइलेज की गुणवत्ता के लिए तो करते हैं फ्लैग इंडेक्स विधि का प्रयोग, और साइलेज में शुष्क पदार्थ कितना है, शुष्कता कितनी है साइलेज में, इसका पता लगाने के लिए टोल्यूनी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। सुअर में गूज स्टिपिंग किसकी कमी के कारण होता है, सुअर में गूज स्टिपिंग बीमारी किसकी कमी के कारण होती है, पेंटोथेनिक अम्ल। अगर सुअर में पेंटोथेनिक अम्ल की कमी हो जाए तो उसमें गूज स्टिपिंग रोग हो सकता है। गूज स्टिपिंग रोग किससे संबंधित है, सुअर से संबंधित है। गूज स्टिपिंग की कमी से कौन सा रोग होता है, पेंटोथेनिक अम्ल रोग हो जाता है। पेंटोथेनिक अम्ल की वजह से गूज स्टिपिंग बीमारी हो जाती है। पेंटोथेनिक अम्ल का संबंध किससे है, सुअर से है। तो प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो देखिए दाने में CF कितना होता है, 18% से कम, और चारे में CF कितना होता है, 18% से अधिक, और TDN CF का हमेशा विपरीत होता है। तो दाने में CF 18% से कम, चारा में CF 18% से अधिक। जई घास की जई घास विषाक्त किस कारण होता है, तो जई घास विषाक्त होता है नाइट्रेट की अधिकता के कारण। फ्लैग इंडेक्स विधि साइलेज की गुणवत्ता मापने के लिए प्रयोग की जाती है। फ्लैग इंडेक्स विधि किसकी गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए प्रयोग की जाती है, फ्लैग इंडेक्स विधि साइलेज की गुणवत्ता मापन में प्रयोग की जाती है। साइलेज में कौन कौन से अम्ल होते हैं, तो साइलेज में लैक्टिक एसिड होता है, साइलेज में ब्यूटाइट एसिड होता है, साइलेज में लैक्टिक एसिड होता है, साइलेज में ब्यूटाइट एसिड होता है। तो लैक्टिक एसिड और ब्यूटाइट एसिड होते हैं साइलेज में। टोल्यूनी आसवन विधि का उपयोग, टोल्यूनी आसवन विधि का उपयोग साइलेज की शुष्कता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। सुअर में गूज स्टिपिंग किसकी कमी के कारण होता है, पेंटोथेनिक अम्ल के कारण होता है। भेड़ों में शुष्क पदार्थ, तो देखिए भेड़ शुष्क पदार्थ तो खाते हैं 1% और पानी पीते हैं 4%, यानी भेड़ शुष्क पदार्थ से पानी अब 4% ज़्यादा पीते हैं, यानी 4 गुना ज़्यादा पीते हैं। शुष्क पदार्थ तो खाता है भेड़ 1% और पानी पीता है 4%। तो भेड़ों में शुष्क पदार्थ का सेवन और पानी के सेवन का अनुपात कितना है, 1:4।
घरेलू पशुओं के कुल जल सेवन का प्रतिशत चयापचयी जल मेटाबॉलिक वाटर से शामिल होता है। घरेलू पशुओं के कुल जल सेवन का प्रतिशत चयापचयी जल को ही मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं, से शामिल होता है 5 से 10%। तो मेटाबॉलिक वाटर शामिल कितना होता है? 5 से 10%। निम्न में से कौन सा अमीनो एसिड मेलार्ड अभिक्रिया में सबसे संवेदनशील है? निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल मेलार्ड अभिक्रिया में सबसे संवेदनशील है? तो वह लाइसिन। प्री स्टार्टर चिकन फीड में न्यूनतम क्रूड प्रोटीन होना चाहिए। तो चिकन भी कई प्रकार का होता है, प्री स्टार्टर। तो इस प्रकार से चिकन के भी प्रकार होते हैं। तो प्री स्टार्टर चिकन में कितना क्रूड प्रोटीन होना चाहिए, कितना CF होना चाहिए? प्री स्टार्टर चिकन में 23%। वेनेडियम विषाक्त औषधि है। तो वेनेडियम विषाक्तता की औषधि है एडटा, EDTA, एडटा। वेनेडियम विषाक्तता की औषधि है एडटा। निम्न में से अखाद्य खली है। अखाद्य खली कौन सी है? मूंगफली, कपास, बिनोला, अरंडी। तो अरंडी है वो अखाद्य खली है, जबकि मूंगफली खाद्य खली है, कपास खाद्य खली है, बिनोला खाद्य खली है। मातृत्व के गुण के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? यानी पशुओं में भी तो मातृत्व होता है, तो पशुओं में भी मातृत्व के गुण के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? प्रोलैक्टिन। सुअर में बधियाकरण की उम्र कितनी होती है? तो सुअर में बधियाकरण की उम्र 1 सप्ताह होती है। कहने का तात्पर्य है कि जब सुअर 1 सप्ताह का हो जाए तब उसका बधियाकरण कर सकते हैं। हेमस्थित वीर्य को यानी ठंडा किए हुए वीर्य को इंजुरी क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट कौन सा है? ग्लिसरॉल। यानी वीर्य को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए ग्लिसरॉल का प्रयोग करते हैं। सीमन स्ट्रा में कौन सा पाउडर भरा होता है? तो सीमन स्ट्रा में पॉलीविनाइल अल्कोहल भरा होता है। सीमन स्ट्रा में कौन सा अम्ल भरा होता है? सीमन स्ट्रा में पॉलीविनाइल अल्कोहल भरा होता है। भेड़ बकरी में AI का कौन सा तरीका काम में लिया जाता है? AI यानी कृत्रिम गर्भाधान का कौन सा तरीका काम में लिया जाता है? वेजिनल स्पेकुलम। भेड़ बकरी में AI का कौन सा तरीका काम में लिया जाता है? वेजिनल स्पेकुलम। AI करते समय गाय में वीर्य कहाँ छोड़ते हैं? तो मिड सर्विक्स में, मध्य गर्भाशय में। सुअरी में AI करते समय वीर्य कहाँ छोड़ते हैं? यूट्रस में, यानी यूट्रस यानी गर्भाशय होता है, तो फिर सर्विक्स से तो योनि, मध्य योनि में। तो AI करते समय गाय में वीर्य कहाँ छोड़ते हैं? मध्य योनि में। और सुअरी में AI करते समय वीर्य कहाँ छोड़ते हैं? यूट्रस यानी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कॉर्क स्क्रू विधि के द्वारा किस मादा जानवर में कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है? तो कॉर्क स्क्रू विधि ये सुअरी में प्रयोग करते हैं। फ्रेंच मिनी सीमन स्ट्रो किस पदार्थ की बनी होती है? तो फ्रेंच मिनी सीमन स्ट्रो। और सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली सीमन स्ट्रो कौन सी है? सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली सीमन स्ट्रो है फ्रेंच मिनी।
और ये बनी होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड की। तो फ्रेंच मिनी सेमन स्ट्रोक किसकी बनी होती है, क्योंकि ज़्यादातर भारत में यही काम में ली जाती है। तो क्वेश्चन पूछने वाला अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो यही पूछेगा कि फ्रेंच मिनी सेमन स्ट्रोक किस पदार्थ की बनी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की। मध्य चक्कर के आधार पर भेड़ बकरी किस प्रकार के जानवर हैं, तो ये पॉलीस्ट्रस जानवर हैं। कुतिया क्या है, कुतिया मोनोस्ट्रस जानवर है। मध्य चक्कर के आधार पर भेड़ बकरी पॉलीस्ट्रस, कुतिया मोनोस्ट्रस। साइलेंट हिट किस जानवर में देखने को मिलता है, साइलेंट हिट भैंस में देखने को मिलता है। साइलेंट हिट किस जानवर में देखने को मिलता है, भैंस में देखने को मिलता है। मतलब शांत स्वभाव में भी वो गर्मी में रह लेती है। हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया का टीका पशुओं में कब लगाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया का टीका पशुओं में कब लगाते हैं, 6 माह की उम्र में। और जहाँ तक टीका से संबंधित है तो वो ज़्यादातर इंग्लिश वर्जन में आपको देखना है, तो इंग्लिश वर्जन में आपको ज़्यादातर टीके देखने को मिलेगा। हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया का टीका 6 माह की उम्र में। ब्लैक लेग में इलाज क्या होता है, तो ब्लैक लेग रोग हो जाता है जिसमें पुट्ठों में सूजन आती है, पिछला पैर से वो लंगड़ा सा हो जाता है, काला खो निकलता है, चुर चुर की सी आवाज़ आती है, सूजन आ जाती है पुट्ठों में, पैर में सूजन आ जाती है, पैर में लंगड़ा हो जाता है पैर पिछला, काला खून आता है। फिर उससे जहाँ से काला खून आता है वहाँ पे थोड़ा छोटा सा चीरा लगाकर टिंचर आयोडीन भर देना चाहिए। टिंचर आयोडीन 4 से 5% टिंचर आयोडीन भर देना चाहिए वहाँ पे। तो ब्लैक लेग में इलाज क्या है, तो देखिए डेक्सोना है, पेनिसिलिन दे सकते हैं आप, डेक्सोना दे सकते हैं, प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं, निमोवेट दे सकते हैं। निमोवेट का काम क्या होता है, दर्द को कम कर देता है निमोवेट। तो दर्द को कम करने के लिए पूछा जा सकता है कि ब्लैक लेग में दर्द को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, निमोवेट। ये निमोवेट ब्लैक लेग में ही नहीं बल्कि अन्य बीमारियों में भी ये काम आती है। गलघोटू रोग में भी आप निमोवेट दे सकते हैं और डेक्सोना भी दे सकते हैं गलघोटू रोग में। लेकिन जो पेनिसिलिन है और प्रेडनिसोलोन है ये ब्लैक लेग में दिया जाता है। और ब्लैक लेग में अभी मैंने एक बताया टिंचर आयोडीन का भी प्रयोग किया जाता है, वो घरेलू उपचार है। सबसे पहले टिंचर आयोडीन लगा देना चाहिए ताकि राहत मिले। गाय में एंथ्रेक्स का टीका कब लगाया जाता है, ऊपर हमने पढ़ा कि हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया का टीका पशुओं में कब लगाते हैं, 6 माह की उम्र में। और गाय में एंथ्रेक्स का टीका कब लगाते हैं, 6 से 8 माह की उम्र में गाय में एंथ्रेक्स का टीका लगाते हैं। 6 से 8 माह की उम्र में गाय में एंथ्रेक्स का टीका लगा देते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, कॉर्क स्क्रू विधि किस मादा जानवर में काम में ली जाती है, सुअरी में कृत्रिम गर्भाधान के समय। फ्रेंच मिनी सेमन स्ट्रोक किस पदार्थ की बनी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की। मध्य चक्कर के आधार पर भेड़ बकरी किस प्रकार के जानवर हैं, पॉलीस्ट्रस। मध्य चक्कर के आधार पर भेड़ बकरी पॉलीस्ट्रस प्रकार के जानवर हैं और कुतिया मोनोस्ट्रस। साइलेंट हिट किस जानवर में देखने को मिलती है, भैंस में। हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया का टीका पशुओं में कब लगाते हैं, 6 माह की उम्र में। ब्लैक लेग में इलाज क्या है, डेक्सोना दे दीजिए ब्लैक लेग में, पेनिसिलिन दे दीजिए ब्लैक लेग में, प्रेडनिसोलोन दीजिए ब्लैक लेग में और निमोवेट दीजिए ब्लैक लेग में। ब्लैक लेग का ही अन्य नाम है चुरचुरिया। गाय में एंथ्रेक्स का टीका कब लगाते हैं, 6 से 8 माह की उम्र में। सुअर में बधियाकरण की उम्र कितनी होती है, 1 सप्ताह। हेमसिथित वीर्य को इंजरी होने से क्षतिग्रस्त बचाने के लिए कौन सा प्रोटेक्टिव काम में लेते हैं, तो वो प्रोटेक्टिव काम में लेते हैं ग्लिसरॉल। सीमन स्ट्रा में कौन सा पाउडर अल्कोहल भरा होता है, पॉलीविनाइल अल्कोहल। भेड़ बकरी में एआई कौन सा तरीका काम लेते हैं, वेजिनल स्पेकुलम। एआई करते समय गाय में वीर्य कहाँ छोड़ते हैं, मिड सर्विक्स में। और सुअरी में एआई करते समय वीर्य कहाँ छोड़ते हैं,
यूट्रस में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।